लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी का ज़रूरत क्यों पड़ा कि कुछ ऐसा फिनोमिनन है लाइट में और इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर में जिसको कि हम पार्टिकल बिहेवियर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल है डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये सब को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। और भी है वेव बिहेवियर। तो इन्हीं वेव कैरेक्टर को कुछ कैरेक्टर जो होता है माइक्रो पार्टिकल का, कुछ कैरेक्टर जो होता है वेव बिहेवियर होता है, कुछ पार्टिकल बिहेवियर होता है। तो पार्टिकल बिहेवियर को कंसिडर करने के लिए हम लोग न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी में जाते हैं, उससे एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है। और उसका वेव बिहेवियर के चलते कुछ फिनोमिनन होता है, उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल का वेव थ्योरी जाते हैं। दोनों जब कंबाइन कर देते हैं तब हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज़ गॉट डुअल बिहेवियर। डुअल बिहेवियर है, डबल कैरेक्टर है उसके पास। ठीक है। तो डुअल बिहेवियर का बात करेंगे आगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं वेव थ्योरी। ठीक है। तो वेव थ्योरी में पहले ही बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये ट्रांसवर्सल वेव नहीं है। दो तरह का वेव होता है, ट्रांसवर्सल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ट्रांसवर्सल वेव के लिए मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, विदाउट मीडियम वो प्रोपागेट नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन इसका जो प्रोपगेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इसका प्रोपगेशन विदाउट मीडियम भी होता है। मीडियम है तो कोई बात नहीं है, मीडियम रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका प्रोपगेशन होता है ये। ठीक है ना। और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर भी है और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी है। कैसे हम समझते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी रखते हैं तो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब इसमें दोनों बिहेवियर है। और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर जो वेव है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है। और दोनों है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर भी है। तो जैसे हम ये इधर जा रहा है ना, जैसे सांप इधर जा रहा है ना, तो मूवमेंट वो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा ना, हैं? वो क्या करेगा, ऐसे 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 ही जाएगा ना, हैं? तो उसी तरह से चलेगा जैसे ये हो गया। ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिकल वेव है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर है। ये बिहेवियर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड का भी बिहेवियर होगा जो इसके परपेंडिकुलर है। इसको तिरछा लेना पड़ेगा तो बनेगा। बात है सब इक्वल बनाने हैं ना, इसीलिए दिक्कत होता है। इक्वल बनेगा तब ना ठीक से बनेगा। हाँ, ये जो तिरछा बनाया है ना, ये हमारा है मैग्नेटिक वेव। ठीक है, हो गया ना। तो दोनों वेव है, जैसे ये चल रहा है ऐसे, ये चल रहा है ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। हाँ, ये हो गया इलेक्ट्रिकल वेव। तो मैग्नेटिक वेव कैसे चलेगा, आई बात समझ में। मतलब एक ऐसे चलेगा, ऐसे गया फिर ऊपर आया फिर नीचे ऐसे। ठीक है ना। तो ये अब ये इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये है। अब ये चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे। आई बात समझ में, क्लियर। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया। अब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है
बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, वेव तो समझ में आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है वेव का, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेवलेंथ। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेवलेंथ। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वेव ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो सेम फिनोमिनन कहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ से अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इसका डिस्टेंस जो होगा यहाँ, इस दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है यही वेवलेंथ है। वेवलेंथ का सिंबल क्या है, लैम्डा, ठीक है ना। कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट एंड टर्न, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, टर्न, ठीक है। आगे समझ में, ये डिप्रेशन हो गया, इवल आउट कर गया, ठीक है ना। तो दो कंटिन्यूस जो क्रेस्ट होगा उसका डिफरेंस ले लेंगे, या दो टफ का डिस्टेंस लेंगे, उसको भी सेम आएगा। और ये हुआ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये जो लाइन खींचे हुए हैं क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। चलता भले ऐसे है लेकिन जा तो रहा है आगे ही, है। तो इस दोनों के बीच का भी डिस्टेंस लेंगे, ये भी वेवलेंथ कहलाएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ले लेंगे, ये भी वेवलेंथ कहलाएगा। ये यहाँ पर इसका और इसका डिस्टेंस लेंगे, ये भी वेवलेंथ होगा। इसका और इसका डिस्टेंस ले लेंगे, ये भी वेवलेंथ होगा, ठीक है ना। सेम फिनोमेनन जो हो रहा है ना, आया बस में, कॉन्जिक्यूटिव जो वेव आ रहा है, सेम टाइप का वेव जो आ रहा है कंजिक्यूटिवली, मतलब लगातार एक के बाद एक, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव। ये जो है वेव है, वेव है, तो सेम वेव हो गया, ये दोनों सेम वेव हुआ, सेम वेव के बीच का डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। समझ गए वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग वेव, डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग वेव, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग टर्म्स। समझ में आ गया, आई बात समझ में ना। तो वेवलेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग वेव्स और क्रेस्ट और टर्न, ठीक है। आया बस में, एक्चुअली वेव लिखना सही बात नहीं है, क्योंकि जब ये सेम होता है ना तब एक कंप्लीट वेव मानते हैं। जैसे ये दोनों मिला के कंप्लीट वेव हुआ, ये सेम चीज़ जब वापस आता है तब उसको हम एक वेव मानते हैं, समझ गए ना। इसलिए वेव लिखना सही नहीं है, क्रेस्ट और टर्न, समझ गए। तो ये लेंथ है, तो इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, हाँ, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। उसके बाद जो छोटा छोटा होता है यूनिट, है ना, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, एंगस्ट्रम, ठीक है, ये सब में से कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। जो भी लेंथ का यूनिट है वही वेवलेंथ का यूनिट है, जो भी लेंथ का यूनिट है वही यूनिट जो है वेवलेंथ का होगा। तो इसमें वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो ज़्यादातर नैनोमीटर वर्ड यूज होता है और पिकोमीटर यूज होता है। नैनोमीटर, पिकोमीटर केमिस्ट्री में यूज होगा। मीटर, सेंटीमीटर तो बहुत कम यूज होता है ना, क्योंकि हमको कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए नैनोमीटर और पिकोमीटर में ही यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ लेंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड।
फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड थ्रू अ पर्टिकुलर चूजन पॉइंट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ले लेंगे एक पॉइंट डिसाइड करेंगे, तो एक सेकेंड में इस पॉइंट को कितना वेव क्रॉस कर रहा है, एक सेकेंड में इस पॉइंट को कितना वेव क्रॉस किया, वही हमारा हुआ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में ये जो पॉइंट हम चूज किए, कहीं भी चूज कर सकते हो जहाँ तुम्हारा मर्जी है, और इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे और उस पॉइंट से देखेंगे कि कितना वेव एक सेकेंड में इससे पास किया है ना, इसको क्रॉस कर गया है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो नंबर है, वेव है, वैसे चलता है ना। हाँ, तो हम जब अगर सर्कल बनाएंगे तो ये हुआ ना 1 सर्कल। हाँ, तो इसी तरह से हम जब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ जब पहुँचेंगे तब एक वेव कंप्लीट होगा, है ना। यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे यहाँ, अगर इसको ऐसे उठा के ऐसे कर दें तो सर्कल हो जाएगा। हाँ, एक साइकिल, यानी क्या हो गया? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल, तो इसका यूनिट क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का हो गया नंबर ऑफ, तो यूनिट को हम लोग लिखते हैं साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, इसी को हम लोग लिखते हैं हर्ट्ज, HZ शॉर्ट में लिखते हैं। साइकिल पर सेकंड को हम लोग लिखते हैं, साइकिल क्यों दिए? क्योंकि सर्कल अगर हम इसको उठा के ऐसे कर दें तो सर्कल बनेगा ना, तो यहाँ से चला वापस यहाँ आएगा तभी ना एक सर्कल बनेगा, यानी एक साइकिल हो, एक बार घूम गया, है ना, एक बार घूमा, उसी को साइकिल बोलेंगे ना। इसलिए होगा नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? ठीक है, शॉर्ट में हम लोग साइकिल पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में CPS लिखा हुआ कहीं कहीं मिलेगा, समझ जाना, साइकिल पर सेकेंड, CPS। ठीक है, साइकिल पर सेकेंड, उसी को हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो समझ ही रहे। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू, इसको हम लोग न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। ठीक है, सो व्हाट इज वेलोसिटी? लीनियर डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? लीनियर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लीनियर डिस्टेंस, ये दिस इज द लीनियर डिस्टेंस, दिस लीनियर डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कितना कवर किया। ठीक है ना, सो लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम जनरली हम इस केस में पर सेकंड ही लेते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हाँ, मीटर पर सेकंड, है ना, ऐसा ही यूनिट में तो ही होगा, मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया वेलोसिटी क्या है? हाँ, ये मत समझ लेना ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का बात नहीं कर रहे, ये लीनियर डिस्टेंस जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ना, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेव नंबर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेव नंबर।
wave number, it is denoted by न्यू बार, ठीक है, न्यू के ऊपर लगा देना है, ठीक है ना। ये हो गया न्यू बार वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, ये सब लग ही रहा है कि नंबर ऑफ वेव बोल रहा है, हाँ, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। आया बात समझ में। एक वेव लेंथ, एक वेव जो बन रहा है, वेव लेंथ है मतलब एक वेव का लेंथ है, एक ही वेव ना। तो अगर हम यूनिट लेंथ ले लेंगे, ऐसा ही ना प्रोपोगेट हो रहा था, इसका कोई भी यूनिट लेंथ लेंगे, उस यूनिट लेंथ में कितना वेव बना, वही है वेव नंबर। यूनिट लेंथ समझ में आया है ना। हाँ, नहीं नहीं, एक वेव लेंथ का लेंथ तो वेव लेंथ हो गया, एक वेव का लेंथ तो वेव लेंथ हो गया। हम उससे भी छोटा बात कर रहे हैं, यूनिट लेंथ बात कर रहे हैं, एक वेव का लेंथ नहीं, यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना वेव प्रोड्यूस हुआ, यूनिट लेंथ में कितना वेव प्रोड्यूस हुआ। आई बात समझ में। अब देखो, वेव लेंथ लेमडा है, लेमडा प्रोड्यूसेस वन वेव, लेमडा प्रोड्यूसेस वन वेव, ठीक है ना। तो लेमडा मीटर सेंटीमीटर जो बोलो, हाँ। तो लेमडा, अगर हम लेमडा मीटर बोल देते हैं, हाँ, तो 1 मीटर प्रोड्यूसेस 1 बाय लेमडा होगा, यही ना होगा, हाँ। ये यूनिट लेंथ हो गया। यूनिट लेंथ कितना वेव प्रोड्यूस किया, 1 बाय लेमडा, यही है वेव नंबर, ठीक है। यूनिट लेंथ में कितना वेव प्रोड्यूस हुआ उसको वेव नंबर बोलते हैं, ना कि वो वन वेव लेंथ। वन वेव लेंथ मतलब वन वेव मालूम है, उसी से तो हम निकाल लेंगे ना। निकल गया, तो इसीलिए हो गया वेव नंबर का फॉर्मूला हो गया 1 बाय लेमडा, समझिए, हाँ। तो लेमडा का क्या होता है, मीटर होता है, तो वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा, पर मीटर, पर मीटर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। वेव नंबर, व्हाट इज वेव नंबर, हाँ, इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। कैसे निकाले, अगर डिफाइन करने कहेगा तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। वेव नंबर को डिफाइन क्या करना है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। समझ गए, आ गया समझ में बात, क्लियर, अंडरस्टूड प्रॉपरली। वन मोर कैरेक्टरिस्टिक इज देयर, वन मोर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज एम्पलीट्यूड। कितना हो गया, 4 हो गया ना, 5 एम्पलीट्यूड, ठीक है। हाइट ऑफ द वेव, ठीक है, हाइट ऑफ द वेव, ठीक है। ये ऐसे क्या है ना, ये जो हाइट है ये ना, यही एम्पलीट्यूड है, इसको ए से डिनोट करेंगे। फिर ये जो गहराई है ये भी एम्पलीट्यूड है, समझ गया ना। हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द टर्न, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द टर्न, ठीक है। हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ टर्न, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
electromagnetic radiation. To explain the electromagnetic radiation, these are the terms which is required. These are the characteristics which is inherent property of electromagnetic radiation. इतने तरह का कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांसवर्सल वेव के पास नहीं है. समझ गए? आया बात समझ में? क्लियर? ये जो स्पेक्ट्रम है, समझ गए ना? तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जैसे हम लोग अपने बॉडी का एक्सरे निकालते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी वेव का, वो तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी का हम जो है फोटोग्राफी करवा सकते हैं. तो ये वाला जो विजिबल रेंज है ये कलरफुल दिखेगा, 7 कलर. ये वाला विजिबल रेंज जिसको हम पतला दिखाए, नीचे 7 कलर्स का जो पड़े हो गए ना, वो 7 कलर्स दिखा देंगे. जैसे अरेंजमेंट था वैसे ही दिखा देंगे. ठीक है? तो वो हम यहाँ पर नहीं दिखाए, उसको अलग से दिखा देंगे नीचे. ठीक है? तो अगर पूरा रेंज रहेगा, मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इतने तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है. अगर पूछेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहाँ से स्टार्ट करना होगा. कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स में 2 हो गया, FM एंड AM. रेडियो में सुनती है ना? हाँ, वही है. ठीक है? लॉन्ग रेडियो वेव्स. ठीक है ना? तो इतने तरह का जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. समझ गए? हम लोग इसमें से किसी का यूज करते रहते हैं कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है? इंफ्रारेड को हम हीट एनर्जी के लिए यूज करते हैं. विजिबल रेंज देखने के लिए यूज करते हैं. अल्ट्रावायलेट रेज जो है कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए यूज करते हैं. सबका अपना अपना ही. एक्सरे का यूज है, गामा रे का भी यूज है, कॉस्मिक रे का भी यूज है. सबका यूज है और सबका साइड इफेक्ट है, दोनों चीज़ है. तो हमको अपना उसके हिसाब से देखना होगा. ये रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए. ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हम एक साथ अरेंज कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, एक साथ उसका हम डायरेक्ट फोटोग्राफी निकालते हैं, और वो अरेंज अगर रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. वेवलेंथ नीचे दिए हैं, देखो ये इंक्रीज कर रहा है ना. वेवलेंथ नीचे लिखा हुआ है मीटर में. वेवलेंथ नीचे लिखा हुआ है मीटर में है. ये सब वेवलेंथ है इधर. ठीक है? सारा वेवलेंथ देखो 10⁻16, 10⁻14 बढ़ते जा रहा है ना. और सबसे ज़्यादा 10⁸ लॉन्ग रेडियो वेव्स. इसीलिए लॉन्ग रेडियो वेव बोला गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसी का. और सबसे कम वेवलेंथ किसका? कॉस्मिक रेज. ठीक है? कॉस्मिक रेज तो यहाँ नहीं आता, ऊपर रहता है. समझ गया ना? कॉस्मिक रेज यहाँ नहीं पहुँच पाता, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत कम है, इसलिए यहाँ तक पहुँच नहीं पाता. वो पहुँच जाता है हमारे पास. लॉन्ग रेडियो वेव्स वेवलेंथ बड़ा है तो बहुत बड़ा बड़ा कदम. वेव्स का मतलब क्या हुआ? तो तुम्हारा स्टेप्स कितना बड़ा बड़ा होगा. वेवलेंथ का मतलब हुआ तुम्हें स्टेप्स कितना. लंबा आदमी रहता है तो धीरे भी चलता है, तुमसे तेज चलता है ना. हाँ? अगर कद छोटा है तो कितना भी तेज भागेगा वो पीछे ही होगा, है ना. क्योंकि आदमी का मेन क्या होता है? पैर ही लंबा. बॉडी लगभग सेम रहता है ना. पैर जो है लंबा होता है, हाथ लंबा होता है. आई बात समझ में ना? तो जिसका जो लंबा है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है. ठीक है ना? तो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा. वेवलेंथ ज़्यादा है ना, तो कम ही स्टेप में वहाँ पहुँच जाएगा. हाँ? जिसका छोटा स्टेप है, वेवलेंथ छोटा है तो थोड़ा थोड़ा चलेगा, उसको बहुत बार चलना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि नहीं. हाँ? आई बात समझ में? तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसका है, इसलिए इसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी है. इसका देखो वेवलेंथ सबसे कम है ना, इसलिए इसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. छोटा छोटा स्टेप है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ गए कि जब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, रेडिएशन को हम एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, है ना. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इधर से उधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा. इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बोलेगा कि ये सारे का नाम. फिर विजिबल रेज को हम लोग क्लासीफाई करना है 7 कलर्स में. विजिबल रेंज को हम फिर क्लासीफाई करेंगे 7 कलर्स में. ठीक है ना?
तो बस यही हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिए सर, ऐसे भी बुक में दिया होगा।